ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई एम ए डिप्लोमा होल्डर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज पर ACCA लंडन एंड आई एम डूइंग सो मेनी इंटरनेशनल एंड USA एंड यूरोपियन कोर्सेस। मेरा एक ही पैशन है दोस्तों, पढ़ना और पढ़ाना, और मैं वही काम कर रहा हूं, मतलब एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कहते हैं इफ यू वांट टू लिव, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर एवर, यू शुड डू दैट वर्क जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो बेटे, आप सबने भी ACCA के साथ साथ यू हैव टू फाइंड आउट द एरियाज, बिकॉज इन ACCA वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है। टैक्सेशन में, फाइनेंस में, रिपोर्टिंग में, ऑडिटिंग में, एनालिसिस में, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। तो अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी हॉबी को ढूंढिए। रजिस्टर्स प्लीज ओपन कर लीजिए, बिकॉज आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही प्राइमरी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं दैट आई एम कवरिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। If you see, chapter number 1, this is the most important concept. No doubt इसमें जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, स्पेसिफिकली इन चैप्टर नंबर 3 एज पर ACCA F3। बेटे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की जब मैं बातें करूंगा तो मुझे बड़ी सारी अकाउंटिंग टर्म्स आपको बतानी है। एट दैट मोमेंट ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय एसेट, व्हाट आई मीन बाय लायबिलिटी, व्हाट आई मीन बाय कैपिटल, व्हाट आई मीन बाय इक्विटी, व्हाट आई मीन बाय एक्सपेंस, व्हाट आई मीन बाय रेवेन्यू, व्हाट आई मीन बाय इनकम, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस। वो सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आज बिकॉज आई एम स्ट्रिक्ट टू, मैं बंधा हुआ हूं बेटे अभी चैप्टर नंबर 1 में, एंड दैट टू इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। And I have started conceptual framework from lecture number 6. This is my last concept number 6. बेटे, ये बड़ा लंबा concept है। आप प्लीज अपने रजिस्टर्स ओपन करें। क्या बढ़िया सी कोटेशन लिखी है, नेवर स्टॉप ऑलवेज मूव ऑन। आप जब पहली बार किसी भी चीज को देखते हो तो बेटे मुश्किल लगती है, आप चलते रहें चलते रहें चलते रहें, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बेटा, लेक्चर 8 है, देखिए मैंने एरोस किस तरह से डाले हैं। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चैप्टर 8 लेक्चर 1, एंड वी आर डूइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बेटे, मैं भूपेश आनंद एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपके स्टडी मटेरियल की, एंड स्पेसिफिकली जो आपकी फाउंडेशन बना रही है बेटे conceptual framework of financial reporting में there are 5 issues, 5 points which we have to discuss। बेटे, एक था पर्पस जो हमने लेक्चर नंबर 6 में ही कवर कर दिया, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव लेक्चर नंबर 6 में कवर किया, एंड lecture number 7 in the last lecture I have discussed the most important point that what should be the qualitative characteristics of a financial information as per conceptual framework of financial reporting by IASB, International Accounting Standard Board। आज का ये जो लेक्चर है ना, मैं आज आपको 4th पॉइंट बता रहा हूं, और इसके मैंने 2 लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख ले बेटा। कमर सीधी करके बैठे, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, वाटर की बोतल साथ में रखें, लिखेंगे साथ साथ, आपको कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देखिए, मैं रिकॉर्डिंग रूम में आपके लिए खड़ा हूं, है, कोट भी पहना, इतनी गर्मी फिर भी पहना हुआ है, टाई लगाई है, बिकॉज देयर आर सम प्रोफेशनल एथिक्स, तो आपको भी कुछ एथिकली फॉलो करना है। आप मेरे सामने नहीं भी है, फिर भी मेरा मन जानता है कि आप लिख रहे हैं इस समय। कुछ बच्चे नहीं लिखते तो मुझे पता चल जाता है। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे, 5 पांडव थे कुंती माता के महाभारत में, 5 ही एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देयर आर 5 एलिमेंट्स व्हिच आर गिवन टू मी। नो डाउट इफ यू सी एनी अदर साइड देयर आर 10 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स, बट बेटे बेसिकली 5 को हम डिस्कस करेंगे। हम इस 5 को इकट्ठा कर लें तो बेटे मुक्का बन जाता है, मारेंगे पंच। So I will be discussing what are those 5 elements। तो आप लिखे अपने रजिस्टर में elements of financial statements। बेटा, there are difference between elements of financial statement and components of financial statement। इसका भी मैं लेक्चर अलग से लेने वाला हूं। तो मैं आज लेक्चर 8 ले रहा हूं, लेक्चर 8 में मैं एलिमेंट्स कराऊंगा, लेक्चर 9 में भी एलिमेंट्स ही कराने वाला हूं, लेक्चर 10 में मैं कंपोनेंट्स कराऊंगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेक्चर 11 में, लेक्चर 12 में मैं आई विल बी डिस्कसिंग विद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स।
बेटे पहला चैप्टर है ही इतना इंपॉर्टेंट, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कंप्लीट हो जाए लेकिन हो ही नहीं पाता, मेरा दिल ही नहीं मानता, दिल है कि मानता ही नहीं। मेरे को लगता है मैं ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, ये भी बताऊं और ये भी बताऊं। तो लिखिए ना प्लीज, लिखिए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे मैंने सबसे पहली बात लिखी फंड्स, पैसा। पैसा कहां से आएगा पैसा? बेटे एक होते हैं सोर्सेज ऑफ फंड जहां से पैसा आता है, और एक होते हैं यूजेस ऑफ फंड जहां पैसा जाता है। पैसे आने को हम बोलते हैं सोर्स, पैसे जाने को हम बोलते हैं यूजेस। तो कहानी किस्मत की, एलिमेंट्स की, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। मैं ये कहानी कह रहा हूं कि सोर्सेस ऑफ फंड एक अलग चीज है। सोर्स का मतलब आना, फ्रॉम वेयर आई विल गेट दैट फंड, हु विल गिव मी फंड एंड वेयर आई विल यूज इट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट। तो बेटे मैंने उसके 3 एलिमेंट्स बाइफरकेट कर दिए। सोर्सेस ऑफ फंड में अगर आप देखें तो मैंने 2 चीजें लिखी है नीचे, इक्विटी और आई विल राइट डाउन कैपिटल। बेटे एक तो मैं लिख सकता हूं इक्विटी और इसका दूसरा नाम है कैपिटल। आराम से बेटे, वेरी स्लोली आप देखें, इक्विटी और कैपिटल। कैपिटल का वर्ड हम कब यूज करते हैं? एट द टाइम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर और इन वन लेक्चर 4 और 5 आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म एंड अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं, व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस, व्हेन दैट लालाजी, व्हेन दैट बंटी इज इंट्रोड्यूसिंग सम कैपिटल, सम फंड्स, अपने पैसे कुछ वो लगाते हैं, अपने पैसे डालते हैं, तो बेटे दैट इज नेम्ड एज कैपिटल फॉर प्रोप्राइटरशिप। एंड व्हेन आई से फॉर अ कंपनी, बेटे मैं उसको थोड़ा सा पॉलिश नेम यूज करूंगा, एंड आई विल यूज द वर्ड इक्विटी, कॉमन स्टॉक, इक्विटी, शेयर कैपिटल। तो अभी डिस्कस करेंगे। आप बस ऐसा करिए, सोर्सेस ऑफ फंड में आप प्लीज लिखें 2, वन इज इक्विटी एंड सेकेंड इज लायबिलिटीज। इक्विटी मीन्स अपने, अभी डिस्कस करेंगे व्हाट आई मीन बाय अपने, एंड लायबिलिटी मीन्स बाहर के, या अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय बाहर के। वैसे से अपने, आई मीन बेटा एक मूवी आई थी घर वाली, घर वाली, एंड व्हेन आई मीन लायबिलिटीज आई मीन बाहर वाली। इट मीन्स आई कैन प्रोक्योर फंड्स, मैं फंड्स को इकट्ठा कर सकता हूं फॉर द बिजनेस फ्रॉम 2 सोर्सेस। देयर आर 2 ब्रॉड सोर्सेस, वन इज ओनर्स फंड, वन इज capital, one is the owner who is contributing his funds towards the business। आपके अपने पैसे, ओनर्स फंड, लाला जी के पैसे, बंटी के पैसे, बिकॉज बंटी इज अ प्रोप्राइटर ऑफ दैट बिजनेस, बिकॉज ही इज द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड ही इज paying face value of those equity shares. It means I will say Bunty is the owner and Bunty has introduced something. Now that business, जो business की हम बात करेंगे, business financial reporting जिसका हम बना रहे हैं, that business may require more funds as compared to जो लाला जी ने या जो बंटी ने as a capital introduce किया, let it be 10 lakhs, let it be 10 million dollars, let it be 10 million pounds, but the requirement of business is more than that. It means that business will have to borrow from outsiders. तो अभी हम देखेंगे that is liabilities and it will be used in a particular way that is named as uses of fund and those are assets. तो बेटे मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ये PPTs लिखें और बिकॉज आपके लिए मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रिपेयर किया है, तो आइए एक बार मैं आपको अपनी स्लाइड्स भी दिखा दूं। बेटे बड़ी मेहनत से बनाई है, अब क्या बताऊं बेटे, कहीं से कॉपी पेस्ट थोड़ी की है। आप आइए देखिए फर्स्ट कंसेप्ट, हम इस समय कंसेप्ट नंबर 6 को चल रहे हैं बेटा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये देखो बेटा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इतना लंबा कंसेप्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखिए, फिर मैंने आपको यहाँ सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, ये सब बता दिया है। आइए देखिए, मैं यहाँ पे हूँ बेटा, फॉर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आई एम डिस्कसिंग विद क्वालिटेटिव फीचर्स, व्हाट आर द फ्रेमवर्क फॉर दैट। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बेटे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो व्हेन आई से एलिमेंट्स आई मीन 5 एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखिए, ये लिखा हुआ 5 एलिमेंट्स
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अब देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and position. So there are two statements which we prepare of a business entity. बेटे एक तो होती है परफॉर्मेंस, जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको IFRS बोलता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज परफॉर्म्ड, हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज परफॉर्म्ड. पिछले ईयर में, पास्ट टेंस में, हिस्ट्री में, लास्ट क्वार्टर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही. How they are working, how much profit they have earned, how much is the EPS, how much is the growth, how much is the basic EPS. तो आप जब परफॉर्मेंस निकालना चाहेंगे तो you have to prepare परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट. एंड व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट द पोजीशन, कि आज आपकी पोजीशन क्या है, आप इस ट्रांजैक्शन के बाद कहां खड़े हैं, हाउ मच इज योर बेनिफिट्स एंड हाउ मच इज योर कर्ज, और हाउ मच इज योर एसेट्स एंड हाउ मच इज योर लायबिलिटी एंड कैपिटल, that is named as a position statement and we generally name it as, in the layman language, as balance sheet बोलते थे बेटे आप. Or it can also be named as statement of financial position. I repeat, SOFP, SOFP. नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सबके फॉर्मेट्स देने वाला हूं आपको, ठीक है जी. अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में देयर आर टू एलिमेंट्स जो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा. एलिमेंट एक्सपेंस है, एलिमेंट इनकम है. आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आई मीन बाय एसेट, what I mean by liability, what I mean by capital, what I mean by equity. Capital can also be named as equity, and what are the sources of fund and what are the uses of fund, because it will be help you in chapter number 3. और बेटे आप वो मेरे ग्राउंड जीरो के लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना. मैंने 20 कंसेप्ट लिखे आई थिंक. प्लीज बेटे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो 22, पहले 25 थे फिर 24 हो गए, मैंने 20 कर दिए बेटे, बहुत कम कर दिए, सो दैट यू कैन गेट अ क्रक्स ऑफ दैट. उनको अटेंड जरूर करना. तो मैं आज भूपेश आनंद आपके सामने पहले एक्सपेंसेस एसेट्स की बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि आप कुछ लिख लें. लेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ठीक है जी. तो परफॉर्मेंस और पोजीशन ये लिख लीजिए प्लीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी कैन बाइफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज, बट इफ आई से ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, how an entity is performing during a accounting period. एक बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया लास्ट क्लास टेस्ट में, और a entity how worked in the last period. Dell computers, HP computers, Lenovo, how they have performed, how much laptops they were able to sell as compared to the last year. So this is performance. तो बेटे एक परफॉर्मेंस होती है, उसका छोटा नाम है घर का इनकम स्टेटमेंट, एंड वी हैव टू एलिमेंट्स व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एक्सपेंस एंड इनकम. आप लिख रहे हैं बेटे, लिख रहे हैं. सेकंड इज पोजीशन स्टेटमेंट व्हिच टेल्स मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट. बेटे परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड होती है. जैसे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जो ग्राउंड जीरो लेवल के लेक्चर्स करे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 8 और 9 में आई हैव प्रूव्ड दैट व्हाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इन दिस आल्सो F3, जब मैं चैप्टर नंबर 3 करूंगा, देयर आई विल बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन. एट दैट मोमेंट आई विल टेल यू व्हाई वी प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड व्हाई इनकम स्टेटमेंट इज फॉर द पीरियड एंडिंग, व्हाई परफॉर्मेंस इज फॉर द पीरियड एंडिंग, एंड व्हाई बैलेंस शीट, व्हाई पोजीशन, व्हाई SOFP इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. अभी नहीं बता रहा बेटे, फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे. आप नोट कर ले. पोजीशन, व्हाट इज अ पोजीशन, इक्विटी, लायबिलिटी अभी देखेंगे, एज ऑन अ बैलेंस शीट डेट. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स जो मैंने नीचे लिखे हैं. वन इज इक्विटी, प्लीज आप लिखें. सेकंड इज लायबिलिटीज, आप लिखें. थर्ड इज एसेट्स. बेटे तीनों लिखने में आ गया जी एसेट्स. अब बेटे देखो, एसेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 कंसेप्ट यूज करूंगा. एक तो आपकी बुक की लैंग्वेज यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग दैट टेक्निकल लैंग्वेज, बट बेटे उससे बात समझ आएगी नहीं. तो मैं क्या करूंगा, अपनी कहानी यूज करूंगा, अपने वर्ड्स यूज करूंगा, अपनी बातें यूज करूंगा, अपने एग्जांपल्स बताऊंगा और अपना ही तरीका बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा एसेट्स. जैसे ही मुझे समझ आ गया, फिर हम दोबारा से टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाएंगे. वैसे आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है. Asset is an economical resource.
अभी देखते हैं व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिकल, व्हाट आई मीन बाय रिसोर्स, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, वी विल सी व्हाट आई मीन बाय कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, भूतकाल के रिजल्ट्स की वजह से एक ऐसा रिसोर्स विच is controlled by this entity and which will give the future benefits। देख लेंगे बेटे, देख लेंगे। आप ये चित्र भी बनाइए प्लीज जल्दी से। मैं चाहता हूं बेटे प्लीज आप सब लिखें, कमर सीधी करके बैठे बेटे, बिल्कुल कमर सीधी, ढीले होकर नहीं बैठ रहे बेटे, ढीले बैठे हैं आपके दुश्मन, आपके बैठो। Now, please, you have to write down asset, you know. So these are the elements which we are discussing for the position statement. I will be discussing today assets, liabilities and capital. So you have to be very much punctual for next 5 minutes. मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ आने वाले 5 मिनट में। मेरी कहानी भूपेश आनंद की कहानी मुंह जबानी। It is an economical resource, ठीक है जी, controlled by an entity as a result of past events। Resource है बेटे, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। कोई भी रिसोर्स होती है, जैसे आपके पास घर में एयर कंडीशनर है, आपके पास टीवी है, आपके पास मोबाइल फोन है, तो आई विल से दैट इज अ रिसोर्स बिकॉज यू विल गेट दैट बेनिफिट। सो एसेट को हम हमेशा रिलेट करेंगे रिसोर्स से, और रिसोर्स के बैकग्राउंड में बेनिफिट्स, क्योंकि अगर कोई रिसोर्स है, कार है, तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। मोबाइल फोन है तो यू कैन गेट अ बेनिफिट, फर्नीचर है तो यू कैन गेट अ बेनिफिट, लैपटॉप है तो यू कैन गेट अ बेनिफिट। बेटे रिसोर्स का मतलब है कोई ऐसी चीज जिससे आपको फायदा मिल सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन एज पर एसीसीए डेफिनेशन, जो एसीसीए वालों ने कैप्लन में लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अंग्रेजों की कहानी मुंह जबानी अभी हम देख लेंगे। बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे बेटे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने समय की रेखा बनाई है। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं बेटे। दिस इज टाइम लाइन, ये टाइम लाइन है बेटा, दिस इज टाइम लाइन, ठीक है जी, समय की रेखा। मैंने कहा मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है जी, मैंने क्या किया, पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में कुछ ट्रांजैक्शंस की होंगी, उसके इवेंट्स होंगे, और वो इवेंट से मैंने रिसोर्सेज हायर कर ली होंगी, बाय कर ली होंगी, और मैं ओनर हूं उन रिसोर्सेज का, और मुझे उन रिसोर्सेज से फ्यूचर में भविष्य में बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एसेट। बट बेटा मैं ऐसा थोड़ी बताऊंगा, मैं आपको अपनी भाषा में, अपनी कहानी में बताऊंगा। कहानी क्या किसकी? भूपेश आनंद की। बेटा मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, एंड आई विल डू सम ड्रामा ऑल्सो। मैं कहता हूं एसेट्स वो भला होती है, एसेट्स वो चीज होती है, एसेट्स उस आइटम को बोलते हैं जो बेनिफिट्स हमें आज मिल रहे हैं या आने वाले समय में भी मिलेंगे। मैंने रिपीट कर रहा हूं, अपने वर्ड्स ऐसे लिख दिए। अगर कोई भी बेनिफिट बिजनेस के पास है, it means if any benefit is there with that business or any resource with which that business can have a benefit today at T0 or can have a benefit in future, that is named as asset। तो बेटे एसेट को आप बेनिफिट से रिलेट करना, मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखो किसी ना किसी को तो रिलेट करना पड़ेगा ना। आलिया भट्ट को मैं रिलेट कर रहा हूं रणबीर से, कैटरीना से तो नहीं कर रहा ना। इट मींस आई हैव टू रिलेट समथिंग विद समथिंग। सो व्हेन आई से एसेट, आई मीन रिसोर्स, आई मीन बेनिफिट। इट मींस दोज बेनिफिट्स विच आई हैव टुडे और I will get the benefit in the future from those resources। उसको हम कहते हैं बेटे assets। all those assets, all those benefits, मैंने क्या किया, उनके 3 पार्ट्स प्रिपेयर कर दिया बेटे। जो भी थिंग्स, वस्तुएं आपके पास आज हैं, आपके पास आज टीवी है, आपके पास आज कार है, आपके पास आज शॉप है, आपके पास आज जो भी एसेट है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, लैंड है, ऑल दीज आर वस्तुएं। इन इंग्लिश आई से इट एज थिंग्स। It means assets can be, I have divided those benefits into 3 parts. One is the current benefits which I can have, and I can have the benefits with things। मेरे को बेनिफिट कैसे मिल सकता है बेटा? या तो वस्तुओं से मिल सकता है, थिंग से मिल सकता है। आपको मोबाइल फोन से बेनिफिट मिलता है, मोबाइल फोन अभी तो रखते हो। तो एक आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो थिंग से मिलेगा, वस्तुओं से मिलेगा।
अब क्या कार है, स्कूटर है, जितनी भी कार क्या सड़क में सारे सबसे आपको बेनिफिट मिलेगा. You will get only benefit of those things of which you are the owner. It means ऐसी कार जिसपे आपका कंट्रोल है, जो सड़क पे घूम रही है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, that you cannot get the benefit from that. आप उसी से बेनिफिट ले सकते हैं जिसका आपके ऊपर कंट्रोल है. बेटे सीधी सी बात है. It means all वस्तुएं, all things which are there in the world, you know, on the earth planet are not your assets, are not your benefits, because they are not controlled by you. Even I will say, बेटे टीवी घर में पड़ा लाला जी के, प्रोप्राइटर के, बंटी के घर में पड़ा हुआ है, ओनर के घर में पड़ा है. That is still not an asset. That is not a benefit for the business. It means it must be controlled by business. All those assets which are in the business, all that cash which is in the business. बेटे कैश तो लाला जी के घर में भी है, कैश लाला जी के बिजनेस में भी है, कैश बंटी के पास घर में भी है, कैश बिजनेस में भी है. Only that cash which belongs to business, only those assets, those things which belongs to business, only that machinery which belongs to business. तो बेटे मैंने यहां पर एक वर्ड यूज करना है. कंट्रोल्ड का मतलब है ओनरशिप. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं बेनिफिट्स के 3 कैटेगरीज बना रहा हूं. एक कैटेगरी है कि जो बेनिफिट मैं थिंग से ले सकता हूं. आई कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम थिंग्स, फ्रॉम वस्तुएं, यू नो, एंड दोज एक लंबी सी लिस्ट बन सकती है बेटे. प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मैंने नीचे एग्जांपल लिखा, बट दैट हैज टू बी ओन्ड बाय. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटे. कंट्रोल्ड बाय, दैट हैज टू बी ओन्ड or controlled by the business, then only I will say it is a benefit. Second point, benefit दूसरा बेटे मैंने कहा ना, all benefits which business has today or will get in future. आपने गुड्स को बेचा, सपोजिंगली आप अपोलो टायर्स हैं and you have sold your goods on credit to your dealer. अब उस डीलर को आपने उधार में सामान बेच दिया, तो मैं कहूंगा that dealer for Apollo tire is treated as receivable. अमाउंट मिलेगा, अभी मिला नहीं है. बेनिफिट रिसीव होगा, रिसीव नहीं हुआ, because he has not paid anything to you. He will pay after some particular time because you have given a credit. It means all those benefits which you will be getting in future. बेटे जब वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, सपोजिंगली उसको $1,00,000 पेमेंट करना है and he has paid $60,000. Still $40,000 he has to pay, so he will be treated as a future benefit because these are named as accounts receivable. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने एसेट्स के बेनिफिट्स के साथ रिलेट किया, रिसोर्सेज के साथ रिलेट किया, और बेनिफिट्स मैंने 3 तरह से बताया कि मुझे बेनिफिट्स एक तो आज मिल सकते हैं उन थिंग्स से, उन वस्तुओं से, उन रिसोर्सेज से जो मैं आज ओन कर रहा हूं और मेरा उस पर कंट्रोल है, अधिकार है, मेरा हक है, साडा हक एथे रख. सेकेंड इज जो बेनिफिट्स आई विल बी गेटिंग इन फ्यूचर. आज मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, आज कोई इवेंट हुआ, मैंने आज गुड सेल की, उधार में बेची, क्रेडिट में बेची, एंड आई एम गेटिंग द बेनिफिट, आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट इन फ्यूचर. तो आई विल से दैट इज नेम्ड एज डेटर, अकाउंट्स रिसीवेबल. बेटे ये भी मेरा एसेट है. थर्ड, बेटे मैं अब थर्ड बताने जा रहा हूं, प्रीपेमेंट. आपको क्या लगता है, आप जो मोबाइल फोन लेते हैं और आप प्रीपेमेंट या टॉक टाइम परचेज करते हैं, तो आप जो टॉक टाइम परचेज कर रहे हैं, विच यू हैव ऑलरेडी परचेस्ड, 100 रुपीज का टॉक टाइम था, आपने अभी 20 रुपीज का यूज किया है, ये $100 का टॉक टाइम है, यू हैव यूज ओनली $20. तो बेटे वो जो $80 की आपने टॉक टाइम की प्री पेमेंट कर दी है, पहले ही पेमेंट कर दिया, that is also the benefit which you have not realized but you have prepaid it. आपने उसको एडवांस में दे दिया, आपने अपना पेमेंट पहले कर दिया, तो that is also your asset. So like this, you know, I have bifurcated my asset. I again repeat, asset is nothing but the benefit which I will be getting from the resources.
or the benefits I can get either from current resources or in future or the prepayment. तो बेटे आप प्लीज ये तीनों लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगी. आप चेक करिए, मैं अगर इसके बाद पढ़ता हूं एन इकोनॉमिकल रिसोर्स, जहां से मुझे बेनिफिट मिलेगा, फ्रॉम वेयर आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट, कंट्रोल्ड बाय मतलब ओनरशिप होना चाहिए बेटा. एंटिटी का मतलब बिजनेस, बिजनेस शुड हैव अ कंट्रोल. एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स बेटे अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आई हैव परचेज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एटसेट्रा. एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स की वजह से मैंने को बेनिफिट आई विल बी गेटिंग एंड दैट बेनिफिट विल बी नेम्ड एज एसेट. आई थिंक बात समझ आ रही है बेटे. मैं अभी आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं. आप लिख रहे हैं ना, बस मुझे इतना बता दीजिए, आप लिख रहे हैं ना बेटा, बेटे जरूर लिखते रहना. मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको पहले एसेट्स का अपनी स्लाइड से एक चीज दिखा दूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. आइए सर, ये देखिए मैंने स्लाइड्स, आप प्लीज हार्ड कॉपी अपने सामने रख लीजिए, जो भी हार्ड कॉपी मैंने आपको दी है या आपने जो भी यहां से डाउनलोड कर ली है. एसेट्स की बात कर रहे हैं बेटे. एसेट्स के दो कैटेगरीज अभी हमने बनाने हैं. मैंने अभी तक आपको यह बताया व्हाट आई मीन बाय एसेट, एंड व्हेन आई से एसेट इट मीन्स द बेनिफिट आई विल बी गेटिंग. एंड what are different types of benefits which we have already discussed. वैसे मैंने इस डेफिनेशन को दोबारा लिख दिया है. एन इकोनॉमिकल रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. ठीक है जी. एसेट्स के दो कैटेगरीज बनाई बेटे, दो बातें कर दी मैंने, दो बना दी बेटे. टू कैटेगरीज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एसेट्स बेटे. पहली फर्स्ट मैंने प्रिपेयर की नॉन करंट एसेट्स और दूसरी बनाई करंट एसेट्स. आप पहले करंट एसेट बना सकते हैं, फिर नॉन करंट एसेट बना सकते हैं. नो इश्यूज इन दैट. आई एम डिस्कसिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग by IASB, and I am discussing the fourth part, that is elements of financial statements. Within elements I have started with for position statement, और position में मैं asset की बात कर रहा हूँ. asset में explain कर चुका हूँ. अब मैं आपको बता रहा हूँ how many types of assets can be there. बेटे एक तो हो सकते हैं current, एक हो सकते हैं नॉन करंट. अच्छा, नाम से क्या लगता है, कौन से टेम्परेरी नेचर के लगते हैं और कौन से आपको परमानेंट नेचर के लगते हैं. जस्ट मैंने बोला करंट और फिर बोला नॉन करंट. वैसे एक सेपरेट चैप्टर है, वी विल बी डिस्कसिंग विद नॉन करंट एसेट्स. दो चैप्टर्स एसीसीए कैप्लॉन ने बीबीबीबी ने इंक्लूड कर दिया. हम डिस्कस करेंगे एसेट्स को, नॉन करंट को. बट आपको क्या लगता है, जस्ट प्राइमा फेसी आप कभी किसी लड़की को पहली बार देखते हैं और आपके मन में एक विचार आता है, मतलब अच्छी लगी या नहीं लगी. तो इसी तरह से मैंने बोला करंट और नॉन करंट, इसमें क्या फीलिंग आई कि टेम्परेरी क्या है और परमानेंट क्या है. बेटे करंट का मतलब है for some time period, and non-current mean it is not for a time period, it is something for a longer period. अगर ऐसा सेंस आता है तो ये अच्छी बात है, यही सेंस आनी चाहिए. मैंने कहा दोज एसेट्स तो पता चल गए, दोज बेनिफिट्स. जैसे आपने टॉक टाइम की बात की बेटे, टॉक टाइम आपने 100 रुपीज का डिपॉजिट किया, आपने अभी 20 रुपीज का यूज किया, 80 रुपीज आपको आने वाले 3 महीने में 12 महीने में यूज करने पड़ेंगे. अज्यूम करते हैं, वो कहते हैं इस पीरियड में, इतने पीरियड में करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा. तो मैं कहूंगा दैट एक्सपेंस, दैट एसेट, दैट बेनिफिट विच विल बी चेंज इट्स पोजीशन, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, जो अपने रूप को चेंज कर लेगा. जैसे रावण था बेटे, अपने रूप को चेंज कर लेता था. हु कैन चेंज हिज फेस, हनुमान जी थे, अपने आप को चेंज कर लेते थे. इसका मतलब ऐसे एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर. बेटे 12 महीने क्यों आया, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड में हम जनरली 12 मंथ्स का पीरियड लेते हैं पूरी दुनिया में. अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज, इवन पाकिस्तानी कंपनीज, दे टेक 12 मंथ्स एज अ पीरियड. बट इन इंडिया वी टेक फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. in UK or USA they take from Jan to December, but the period is of 12 months. सो जनरली हम उसको वहां पर 12 मंथ्स बोल रहे हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, आप ये देखिए, आपके सामने ये पीपीटी है.
आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। पीपीटी का मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है। एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन बिजनेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग, ऐसा समझ लीजिए। मैंने अब टेक्निकल मीनिंग लिख दिया। मैंने आपको टॉक टाइम से बताने की कोशिश की कि ऐसे एसेट्स जो अपना रूप चेंज कर लेते हैं या जो कैश में रियलाइज हो जाएंगे, हम जनरली उनको कहते हैं दोस आर नेम्ड एज करंट एसेट्स। कब हो जाएंगे बेटे? इन द बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। सपोजिंगली आपका नॉर्मल बिजनेस 3 महीने का है कि भाई आप सामान बनाते हो, खरीदते हो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, सेल करते हो, उधार के बाद पैसे आ जाते हैं 3 महीने में। अपोलो टायर्स, तो मैं कहूंगा दोज एसेट्स नॉर्मल साइकिल इज 3 months। सपोजिंगली एक दूसरी कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उनका नॉर्मल साइकिल है 15 months कि भाई वो लाइमस्टोन परचेज करते हैं, उसका सीमेंट बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, सेल करते हैं, क्रेडिट करते हैं, फिर पैसे आते हैं, तो 15 महीने लग ही जाते हैं। तो मैं कहूंगा अंबुजा सीमेंट का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस 15 महीने का। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आते हैं इसमें। और अपोलो टायर्स का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज ऑफ 3 months। तो अपोलो टायर के लिए वो सारे एसेट्स करंट एसेट्स माने जाएंगे विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 months विद इन नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल। वहां फिर 12 महीने का कंसेप्ट नहीं रखेंगे। और अंबुजा सीमेंट के लिए 15 महीने का हम साइकिल रखेंगे। इसका मतलब ऐसे एसेट्स जो अपनी शेप या जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 15 महीने के अंदर अंदर, हम कहते हैं दोस आर नेम्ड एज करंट एसेट्स। तो बेटे नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल समझ आ रहा है? जैसे आप एसीसी कर रहे हैं तो आपका 2-2.5 साल लग ही जाएंगे, तो मैं कहूंगा दिस इज नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल फॉर बिकमिंग एसीसीए। तो एसेट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा। एक करंट, वैसे तो आई कैन डिवाइड एसेट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, वो हम नॉन करंट एसेट्स का जब चैप्टर करेंगे तो आई विल टेल यू टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, आई विल टेल यू देयर आर सो मेनी अदर एसेट्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग एट दैट मोमेंट। बट आज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में वी आर जस्ट कैटेगराइजिंग इनटू 2 parts। वन इज करंट एसेट्स, सेकंड इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में देखिए क्या लिखा है, एनी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये भी एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने बताया। जैसे अपोलो टायर्स है, टायर को बेचने के लिए वो बना रहे हैं, बट अपोलो टायर के पास एक मशीनरी है जो टायर बनाती है। दैट मशीनरी इज नॉट अ करंट एसेट बिकॉज दैट इज नॉट केप्ट फॉर सेल इन द नॉर्मल बिजनेस। ऐसा समझ लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए जो कैश में कन्वर्ट नॉर्मल साइकिल में तो नहीं होंगे, लंबा समय लगेगा, उनको हमने बेचने के लिए नहीं लिया, उसका बेनिफिट हमने प्रोडक्शन में लेना है, दैट इज नेम्ड एज नॉन करंट एसेट। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बेटे नॉन करंट है। फिर एग्जांपल दिया इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल अभी दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट बताया, ऑल आर करंट। ठीक है जी। तो यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल मेंशन भी कर दिया, लैंड, बिल्डिंग, मोटरसाइकिल, दिस। और करंट में आपके पास स्लाइड में आ रहा है इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, कैश। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हैं, प्रीपेड, प्रीपेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं आ गया जी लायबिलिटीज में। सर आप लायबिलिटीज में आ गए? हाँ बेटे, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। मैं आपको सबसे पहले टेक्निकल डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, व्हाट आई मीन बाय लायबिलिटी। बेटे लायबिलिटी जो है ना, मैं कहता हूं कर्ज है आपका, आप कर्जदार हैं, कर्जदार हैं। हाँ, इट मीन्स यू हैव टू पे समथिंग। बेटे आपने सुना होगा ना मूवीज में कि तुम्हें इतना कर्ज देना है, तुम्हें इतना देना है। जैसे वो मुनि होते हैं, है ना, वो गांव में किसान उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और वो कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि वो जमीन ही देनी पड़ जाती है उस गांव के रिच पीपल को। सिमिलरली आई विल से कर्ज, इट मीन्स व्हेन आई से यू हैव टू पे टू समवन, आपको कुछ पे करना है बाहर। हाँ, आपने कर्ज लिया है, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ऑफ द एंटिटी का मतलब बिजनेस, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। बेटे बिल्कुल
एसेट से ऑपोजिट है। मैंने कहा था एसेट इज अ रिसोर्स फ्रॉम whom which we will be getting benefits today or in future, but liability is not a resource, it is a obligation। आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, दोनों में डिफरेंस है। ऑब्लिगेशन और रिसोर्स अलग चीज है। इट इज अ ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द रिसोर्स। आपको कैश देना पड़ेगा, आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कर्ज लिया है। तो मैं आपसे अभी बताने जा रहा हूं अपनी डेफिनेशन में दैट व्हाट आई मीन बाय कर्ज। ये देखिए, मैंने आपके लिए बड़ी सिंपल सा एक चित्र बनाया। भूतकाल में आपने कुछ ऐसे इवेंट्स किए हैं, आपने ऐसा उधार लिया है, आपने ऐसा कर्ज लिया है, यू हैव बोरोड समथिंग, यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन एंड इट इज टू बी रीपेड, दैट इज नेम्ड एज लायबिलिटी। बेटे मैं आ गया अपनी कहानी में, अपनी कहानी भूपेश आनंद की मुंह जबानी। बेटे मैं जब तक आपको अपनी कहानी नहीं बताऊंगा वो समझ कैसे आएगा। मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और आप बैठ के पढ़ रहे हैं, देखिए कितना डिफरेंस है। मैं फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूं और आप ढीले ढीले होकर पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। बेटे आप बस चेयर में बैठ के पढ़ें, टेबल चेयर में। अगर कोई कर्ज उधार बिजनेस को पे करना है, दिस इज भूपेश आनंद कहानी, ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। अगर एक बिजनेस को कोई कर्ज या लोन पे करना है क्योंकि भूतकाल में, पास्ट टेंस में, पास्ट इवेंट्स में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, दैट इज नेम्ड एज अ लायबिलिटी। नाउ ऑब्लिगेशन आई कैन हैव अगेन डिवाइडेड, आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेटे बेनिफिट्स को मैंने आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिमिलरली ऑब्लिगेशन मींस कर्ज, इट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मींस आई हैव टू पे, दिस इज माई ड्यूटी। बेटे ऑब्लिगेशन में लोन, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, मैंने क्या किया, अपनी ऑब्लिगेशन क्रिएट की, HDFC बैंक से लोन ले लिया, एक्सिस बैंक से मैंने उधार ले लिया। बेटे ये लोग देते रहते हैं, कार लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया, कुछ भी लोन ले लिया। बेटे बिजनेस के पर्पज के लिए बड़ी सारी जरूरतें पड़ती है बिजनेस को काम करने के लिए। अपोलो टायर्स है, उनको एक मशीनरी खरीदनी है, ट्यूबलेस टायर बनाने हैं। अब मशीनरी इतने लाख पाउंड्स की आती है, अब उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, बैंकर्स के पास जाएंगे, उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे विजय माल्या ने बेटे उधार लिया और वो दे ही नहीं पाया और भाग गया लंदन, तो इट मीन्स, क्योंकि दे ऑब्लिगेशन लिया उसने, इट मीन्स ऑब्लिगेशन मीन्स आई हैव बोरोड फंड्स फ्रॉम अ बैंकर और फ्रॉम एनी पर्सन। एक फ्रेंड से लिया, एक बैंक से लिया या किसी से भी लिया, एंड आई हैव टू रीपे दैट, इट इज नेम्ड एज ऑब्लिगेशन। तो बेटे ऑब्लिगेशन में लोन, बोरोड, वर्किंग कैपिटल लोन, कार लोन, कुछ भी। दूसरी बात बेटे, एक तो ऑब्लिगेशन ये हो सकती है कि आपने खुद ही उधार ले लिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने गुड्स को उधार में खरीदा। I repeat, you have purchased some goods from your suppliers on credit and you have promised them that you will pay after a particular period. So I will say that you have an obligation. You have to pay, you have to transfer the economic resource to your suppliers in future, and hence this is also a liability named as accounts payable or creditors. तो बेटे मैंने लिखा क्रेडिटर्स। थर्ड इज आपने एक सर्विस ली, बेनिफिट लिया, उसका पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया एंड यू हैव नॉट पेड इट। क्या लगता है बेटे माफ हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल? नहीं। आप बताइए, ट्रेड पेबल है, अकाउंट्स पेबल है, आपको 10 लाख डॉलर्स की पेमेंट करनी है, आपने 7 लाख की पेमेंट कर दी, स्टिल 3 lakhs will be your obligation unless and until you have to pay it. बेटे जब तक आप पूरा नहीं दोगे, क्या लगता है वो माफ कर देगा? नहीं बेटे, बार बार आपके घर आएगा, बार बार आएगा, बार बार आपको कहेगा पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, unless and until आप पूरा कर्ज पे करें, up to that particular period it will be regarded as your obligation and hence a liability. Similarly is the case with the loan, and similarly is the case with the accounts payable. And third is, बेटे you have attained, you have achieved, you have enjoyed electricity in the last month, but you have not paid the bill. क्या लगता है नेक्स्ट मंथ में ऐड होके आएगा या माफ हो जाएगा? बेटे ऐड होके आएगा, पेनल्टी भी लगी होगी। इट मीन्स यू हैव टू पे, ये देना पड़ेगा।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उन सर्विसेज को एंजॉय किया है। तो थर्ड, मैं ये कहता हूं, जो सर्विसेज मैंने एंजॉय कर ली हैं लेकिन मैंने उसकी पेमेंट अभी नहीं की, दोज आर नेम्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने इंप्लॉइज से उनकी सर्विसेज तो अचीव कर ली बट उनकी पेमेंट नहीं की, दैट इज नेम्ड एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटे आउटस्टैंडिंग पेमेंट, एग्जांपल में आ गया सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी में आ गया जी लास्ट पॉइंट। चलिए पहले हम आ जाए लायबिलिटीज को भी बाइफरकेट कर लें, उसके बाद देखते हैं कि बेटा लायबिलिटीज के टाइप्स क्या क्या है। आइए जरा देख लें, आप प्लीज अपनी स्लाइड ओपन करें। लायबिलिटीज, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देखिए क्या लिखा है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज की ऑब्लिगेशन है to transfer an economical resource as a result of past payments. This is my element 2. liabilities के भी बेटे दो पार्ट्स हो गए, आप देखिए दो पार्ट्स हैं, वन इज करंट लायबिलिटी एंड सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपने आने वाले 3 महीने में नहीं दिया, ऐसा उनका रूल है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, तो आपके घर में बिजली आनी बंद हो जाएगी। इट मींस दोस लायबिलिटीज व्हिच यू हैव टू पे, व्हिच यू हैव टू डिस्बर्स विद इन 12 months और विद इन अ शॉर्ट स्पैन, दैट इज नेम्ड एज अ करंट लायबिलिटी। तो बेटे देखो क्या लिखा है, दोस लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड विद इन 12 months। देखिए करंट एसेट में 12 months नहीं था, करंट एसेट में था नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल। मैंने अंबुजा सीमेंट में 15 महीने लिए जान के, अपोलो टायर में 3 महीने लिए, तो आप समझ रहे हैं यहां पर है 12 महीने। जो पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर अंदर करनी है क्योंकि आपकी वो ऑब्लिगेशन है, दैट इज नेम्ड एज क्या क्या करंट लायबिलिटी। एग्जांपल लिखें, पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एटसेट्रा। अब मैं आ गया बेटे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कई बार आप लोन 5 साल, 10 साल, 15 साल, मोर देन 12 months का लेते हो। विजय माल्या ने यही तो किया, तभी तो भाग गया। इफ यू हैव बोरोड अ फंड फॉर मोर देन 12 months, आई विल से इट इज नो डाउट इट इज अ लायबिलिटी बट इट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए बेटे आप अपनी स्लाइड में देखें, नहीं तो लिखें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पेबल मोर देन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज लोन, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एंड एटसेट्रा। ठीक है जी, मैं आ गया बेटे, मैं दोबारा से आ गया अपनी कहानी में। लास्ट पॉइंट बताना है, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूंगा। एक्सपेंसेस और इनकम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। इक्विटी कैपिटल, I will use the word capital for sole proprietorship firm and for partnership firm. At the time I was discussing with partnership firm, I have told you that 2 partners were there, Bunty and Bubbly, and before that only Bunty is operating the things. He is the owner, he is the sole owner, he is the sole proprietor for that. So generally sole proprietorship firm में, पार्टनरशिप फर्म में हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल का, और कंपनी में because company is a separate entity, company is an artificial person, company is a separate legal entity as per Solomon versus Solomon। अब एक बच्चा कहता है ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन क्या है? बेटे जब आप कंपनी करेंगे ना, लॉस करेंगे तो समझ आएगा। अभी मैंने बस भावनाओं में बह गया बेटे, क्या करूं, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बता दूं आपको। तो मैंने कहा इक्विटी का वर्ड हम जनरली यूज करते हैं कंपनी में, बिकॉज वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, शेयर्स लिए होते हैं, और कैपिटल का वर्ड हम यूज करते हैं जनरली प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। बेटे अब कैपिटल है क्या? मैंने कहा whenever you want to start a business, Lalaji want to start a business, Bunty wants to start a business, then he has to contribute something from his own pocket to the business, and as per business entity concept, business is a different party। अभी कंसेप्ट्स करने हैं, अगर आपने मेरे ग्राउंड जीरो लेवल के कर लिए लेक्चर्स तो आपको पता चल गया व्हाट आई मीन बाय बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बट इन दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लास्ट पार्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का, वहां पर डिस्कस करूंगा बिजनेस एंटिटी। बेटे एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। अभी सुन लीजिए, कैपिटल का मतलब है जो कुछ भी कैपिटल ओनर अपनी जेब से, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है उस बिजनेस को मैं कहता हूं इट इज नेम्ड एज कैपिटल। बेटे बचा खुचा, आई विल से इट इज अ, देखिए क्या डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, बचा खुचा भी देखते हैं। रेजिडुअल, बेटे वैसे रेजिडुअल का बुक डिक्शनरी मीनिंग क्या है आप बता सकते हैं? व्हाट आई मीन बाय रेजिडुअल, रेजिडुअल मींस जो बच गया। ठीक है जी। इंटरेस्ट, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स,
of the entity after deducting all its liabilities. बड़ी प्यारी सी बात है ये जो मैं कहना चाह रहा हूं. अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटे आपको मालूम है जब एक बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, नाउ दिस बिजनेस रिक्वायर्स सम फंड्स. बिना पैसे के तो कुछ होगा ही नहीं बेटे. और फंड्स के दो सोर्सेज हैं बेटे. देयर आर टू सोर्सेज, आई विल से देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड्स. पहला सोर्स है कैपिटल, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, और इक्विटी. और दूसरा सोर्स है बेटे, दूसरा सेकंड सोर्स बोरोर्स. और अभी अभी हमने डिस्कस किया लायबिलिटीज. इसका मतलब एक बिजनेस में पैसे दो तरह से आ सकते हैं. भाई बंटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं $10 million, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज $15 million. तो बाकी 5 मिलियन कहां से आएंगे? तो ये क्या करेगा, बिजनेस बोरो करेगा और 5 मिलियन कहीं बाजार से बोरो कर लेगा, दोस्त से ले लेगा, बैंकर से लेगा, और टोटल $15 million का फंड किटी बनाएगा. इसका मतलब इस पूरे बिजनेस में $15 million का टोटल क्या है, सोर्स है. सुनना जरा ध्यान से बेटे. Source can be of two types. One is owner's fund and second is borrower's fund. I will say, when I say owner's fund, I mean घर के पैसे. When I say borrower fund, it means उधार के पैसे, बाहर के पैसे. घर वाली बाहर वाली एक मूवी आई थी इंडिया में, अनिल कपूर हीरो था बेटे, रवीना टंडन और रंभा उसकी हीरोइन थी. गूगल में जाकर चेक कर लेना. और ज्यादा परेशान कौन करती है, मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा. बेटे मैं आपसे कह रहा हूं फंड्स के आने के दो रास्ते हैं, एक घर के एक बाहर के. ठीक है जी, दीज आर द सोर्सेस. इसको हम यूज कैसे करते हैं, यूजेस कहां करते हैं बेटे? अभी अभी तो बताया, हम यूजेस एसेट्स में करते हैं, एसेट को खरीदते हैं. अब होता क्या है कि मैंने आपको एक चैप्टर कराना है, उसमें यह बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में दैट सोर्सेस ऑफ फंड will always be equal to uses of fund. या ऐसा समझ लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. और इफ आई वांट टू प्रिपेयर इट इन अ स्मॉल बैलेंस शीट, दिस इज कैपिटल, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज एसेट, and the total should always be equal. This is named as balance sheet, or technically I can say it as statement of financial position. अब बेटे as a time passes by होता क्या है, ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, ये कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली एसेट्स का साइड जो है थोड़ा सा मैं कहता हूं बड़ा हो जाता है. तो ऐसा समझ लीजिए दिस कैपिटल इज रेजिडुअल पार्ट, रेजिडुअल इंटरेस्ट. तो कैसे आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. अगर आप कैपिटल की डेफिनेशन देखें तो इट इज नथिंग बट इट इज अ रेजिडुअल पार्ट. जब आप एसेट्स में से लायबिलिटीज कम कर दें, मतलब टोटल एसेट्स में से बाहर वालों के पैसे कम कर दें, तो आपके पास ओनर्स फंड बचता है, इक्विटी बचती है, कैपिटल बचता है. उसका नाम है रेजिडुअल इंटरेस्ट. बेटे बंटी ने और बबली ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी पार्टनरशिप फर्म में, या बंटी जब प्रोप्राइटर था तो जब उसने पैसे इंट्रोड्यूस किए थे, लाला जी जब ओनर थे उस दुकान के, उन्होंने जो पैसे इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज नेम्ड एज कैपिटल. इट मींस व्हेन I know that always sources of fund should always be equal to uses of fund, that I know that, but the point is if I deduct the liabilities from assets, the balancing figure, इसका मतलब बेटे ये assets हैं, ये इसमें से liabilities हैं, और ये बेटे इसमें कैपिटल है. बड़ी सीधी सी बात है, और ये कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा समझते हैं. ये देखिए, ये बेटे एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये तीसरा बॉक्स है. ऐसा आउटर बॉक्स एसेट हो गया, एक कैपिटल हो गया, एक लायबिलिटी हो गया. अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इट इज द रेजिडुअल पार्ट जो ओनर्स का है.
जो उनका है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जो वो घर से लेकर आए थे। आइए एक बार देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर। एलिमेंट 3 डिस्कस कर रहे हैं बेटे, बस आज के लेक्चर का यही लास्ट पार्ट है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनकम और एक्सपेंस बताऊंगा। स्पेशल काइंड ऑफ लायबिलिटी ड्यू टू ओनर्स, बिकॉज आई नो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. As per business entity concept, Lalaji will be a different party and business will be a different party. Both are different, Bunty is different and business is different. तो मैंने यहां पे यही कहा, शेयर होल्डर्स डिफरेंट है और कंपनी अलग है, अपोलो टायर्स अलग है और उसके ओनर्स अलग है. ठीक है जी. अ स्पेशल काइंड ऑफ लायबिलिटी ड्यू टू द ओनर्स एंड इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट. रेजिडुअल इंटरेस्ट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी. रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है, इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज, दैट इज नेम्ड एज कैपिटल. तो होप आपको बातें समझ आई हैं बेटे. हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कोई भी टीचर नहीं करा बेटे. आपके कैप्लॉन पीबीबी में दिया हुआ है. होप आप इंजॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेंसेस और इनकम बताना है. बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. आप मिस मत करना, नहीं तो मैं आपको मिस करूंगा. बी हैप्पी, बी जॉली.